तो चूंकि आजकल आप सभी लोगों का प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे होंगे, और बच्चों मैं बता दूं, ये जो प्री बोर्ड के एग्जाम आप लोग दे रहे हो, ये आपको एग्जाम जो भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो प्री बोर्ड का, वो आपको बहुत अच्छे से देना चाहिए, क्योंकि वो प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग ही आपका बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे उसको आप जज कर पा रहे हो, कैसे यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ये सारी चीजें आप प्री बोर्ड के एग्जाम से आप सीख सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अब प्री बोर्ड के बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो प्री बोर्ड के क्यों ना मैं प्री बोर्ड के जितने भी केमिस्ट्री के पेपर हमें मिले, उसके सेट को, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आप करने में वो असमर्थ हो, उसको मैं सॉल्व सॉल्व करा दूं, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सेट लाया हूँ पेपर का, जो कि अभी प्री बोर्ड रिसेंट में किसी सीबीएसई स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम में ये कराए गए हैं क्वेश्चंस। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, जो जो क्वेश्चन बार बार पूछ जा रहे हैं, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपका जो इस साल का पेपर होने वाला है, वो उसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि वेट करना आप, या मैंने पेंसिल ले लिया, ओके, ठीक है। तो पहले क्या पता होगा कि देयर आर 35 क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर इंटरनल चॉइस, मीन्स आपके पास इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 35 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। दूसरी बात कि सेक्शन ए जो होगा आपका, उसमें 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और एक प्रत्येक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आपके पास 1 मार्क्स होंगे, ठीक है। कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे? 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें प्रत्येक के लिए कितने मार्क्स होंगे? 1 मार्क्स होंगे। क्लियर? बिल्कुल। उसके बाद अगर आपने ये चीज जान लिया कि पहले तो 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसके कि 1 मार्क्स होंगे, उसके बाद आपको ये जानना है बच्चों कि जो सेक्शन बी होगा आपका, ये जो सेक्शन बी है, उसमें 7 क्वेश्चन होंगे जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे ईच क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद फिर क्या आता है बच्चों? सेक्शन सी आता है, जिसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें ईच क्वेश्चन के लिए क्या होंगे? 3 मार्क्स होंगे। उसके बाद जो सेक्शन ई होगा बच्चों, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपसे 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ईच क्वेश्चन के आपके पास 5 मार्क्स होंगे, ठीक है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको ये सारी बातें बताई। अब बच्चों मैं आपको और कुछ विशेष बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखना, अगर यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो, तो अगर आपके पास जो 5 मार्क क्वेश्चन है, यानी कि जो सेक्शन सेक्शन जो ई है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बच्चों आप सोचो कि आपके पास 3 क्वेश्चन हैं सेक्शन ई में, जो कि आपको क्या दे रहे हैं? 15 मार्क्स दे रहे हैं, और आपको टोटल 70 मार्क यहाँ से अचीव करना है, जिसमें से 15 मार्क्स आपको एक सेक्शन दे रहा है, वो भी 3 क्वेश्चन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसको आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा कुछ काम करें कि एटलीस्ट हम लोग सारे के सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व, मैं आपको हेल्प कर दूं सॉल्व कराने में, और फिर जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो आप मे भी आप कर लोगे। तो पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन, जो टफ क्वेश्चन होंगे उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखना, सबसे पहले कह रहा है कि जो पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये कह रहा है इफ टू लिक्विड्स ए एंड बी forms minimum boiling azeotrophs at some specific composition, then option A, AB interaction are stronger than those between AA और BB interaction। ये देखो, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका। मैक्सिमम बॉइलिंग एलोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। फिर उसके बाद एक और जो सेकंड बी ऑप्शन पूछा है, वो क्या कह रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ए एंड बी कैन एक्सेप्ट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। फिर उसके बाद से बच्चों जो ऑप्शन सी कह रहा है, वो ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ लिक्विड एक्सेप्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन। जो डी ऑप्शन है यहाँ पे बच्चों, वो क्या कह रहा है? वो आपको कह रहा है, मैं इसको रीड करता हूँ, हाँ, डी ऑप्शन कह रहा है कि द ए बॉन्ड बी इंटरेक्शन आर वीकर देन दोज ऑफ ए बॉन्ड ए एंड बी बॉन्ड बी। अब चूंकि ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एनसीईआरटी में पूछेंगे, आपके एनसीईआरटी का ही लिया गया क्वेश्चन है, बहुत बार टीचर्स अपने पेपर्स में देते हैं क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगी ये सारे क्वेश्चन मीन्स चूंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको आप एक बार सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल ऑफ कैडमियम प्लस 2 एंड एजी प्लस 1 एंड एफई प्लस आर गिवन दिस। आप देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, ये जिस स्कूल का भी पेपर है, क्योंकि यहाँ पे जब 3 आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के 3 आपके पास इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं,
तो उसके लिए 3 पोटेंशियल देना चाहिए, यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ त्रुटियां हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप इनमें से किसको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निगेटिव में ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो क्या आंसर होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए वो ये है, कह रहा है कि द हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.08 मोल पर लीटर and concentration at time 0. time t equals to 0.01 mole per liter, then it is means कह रहा है कि what is the time required when the concentration will be 0.01 मोल पर लीटर। तो आपको सिंपल से एक फॉर्मूला याद करना है कि अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, मीन्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको एक चीज तो पता है कि वहां पे जो टी जो की होता है वो होता है 0.693 अपॉन वॉट, अपॉन टी हाफ, और साथ ही में की इक्वल्स टू ये भी होता है 2.303 अपॉन टी log 10 बेस ए बाई ए माइनस एक्स। ठीक है, अगर चूंकि के लिए दोनों एक्सप्रेशन है तो मैं बोल सकता हूँ 0.693 अपॉन टी हाफ इक्वल्स 2.303 अपॉन टी log 10 बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। गॉट इट और नॉट? गुड। तो आपको टी हाफ की वैल्यू दिया हुआ है 0.693, अगर मैं पुट किया टी हाफ की वैल्यू 10 मिनट दिया हुआ था, और फिर 2.3 एक बात और आपको बता दूं कि जो 2.303 है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये 0.693 इंटू 0.3010 का मल्टीपल ही होता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यही आ जाएगा आंसर। तो मैं इस फॉर्म में लिख दिया, और नीचे टी पूछ रहा था, मैंने लिख दिया। फिर क्या है, log 10 बेस ए की वैल्यू कितना है 0.08, ए माइनस एक्स आपको दिया कितना 0.01। अब एक बात बताओ आप, ये 0.693 ये कैंसिल हो गया, 10 को यहाँ पे कर दिया और मैं टी को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी इक्वल्स टू 10 इंटू 0.3010। ठीक है, और मैं इसको इससे कट किया जो 8 आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, log 10 बेस 8 को मैं 2 का पावर 3 लिख दूं, अब 3 को मैं आगे कर दूं तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.3010 इंटू 3 log 10 बेस 2। log 10 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 इंटू 3 दिया था, इंटू 0.3010 पहले था, और इंटू 10। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे बच्चों 10 इंटू 3 पहले कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 0.3010 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी कि टोटल टी इक्वल्स टू कितना आ गया 30 मिनट। तो इसमें आंसर दिया होगा, आपको देख सकते हो यहाँ पे कहीं ना कहीं आंसर दिया है इसको, हाँ यहाँ पे दिया हुआ आंसर इसको, ये वाला 30। ठीक है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। देखो ऐसे क्या है ना कि अगर मैं सॉल्व करने लगूँ क्वेश्चन को तो ऐसे बहुत टाइम लगने वाला है और फिर बहुत लेंदी हो जाएगी ये चीज़ें। तो मैं आपको हिंट करता हूँ, आप उसको सॉल्व करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें मुझे लग रहा है कि आपको दिक्कत होगा सॉल्व करने में, जैसे लॉन्ग आंसर टाइप हो गए, जैसे ये न्यूमेरिकल था, ऐसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व जरूर कराऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन जो बेसिक से क्वेश्चन होंगे जिसको आप एनसीईआरटी से देख के सॉल्व कर सकते हो, वो मैं कोशिश करूंगा कि आप खुद करो, क्योंकि देखो एक्चुअल एग्जाम तुम्हें देना है। ठीक है, चलो मैं आगे देखता हूँ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज स्पिन ओनली वैल्यू इन बोर मैग्नेट्रॉन इज इक्वल्स टू। अब सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक मोमेंट न्यू इक्वल्स टू कैसे निकालते हो, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 1, ये फॉर्मूला लगाओगे आप मैग्नेटिक मोमेंट आसानी से निकाल पाओगे। शायद एन इंटू एन प्लस 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है, इससे आप फाइंड कर सकते हो। अब एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से फाइंड कर लो किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर जज कर सकते हो, आंसर फाइंड कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत आसान था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे वो ये कह रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय। सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर किससे डिसाइड करते हैं? आपको ये क्वेश्चन पता ही है कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई कॉम्प्लेक्स किया वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो सिंपल वहीं से डिसाइड करते हैं। तो इसको भी आप आसानी से कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द नंबर ऑफ लिगांड अराउंड अ मेटल आयन बॉन्ड बाय सिग्मा पाई बॉन्ड। हम यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कोई एक होगा, आप ऑप्शन देख लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्किल हैलाइड हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बस बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा होंगे। अब वहां से आप जज कर लेना, इस 4 में ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन में एक बार पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन कह रहा है कि नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, दूसरा कह सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, तीसरा कह नॉर्मल नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड, और लास्ट कर रहा है टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड। इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, आप देख लेना। फिर कह रहे हैं कि द वुड्स रिएक्शन ऑफ मेथिल आयोडाइड यील्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। कह रहे हैं जब वुड्स रिएक्शन करते हैं मेथिल आयोडाइड का तो एक कंपाउंड एक्स बनता है। भाई वुड रिएक्शन होता क्या है, एल्किल हैलाइड को आप एल्केन में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। और वुड फिडिक क्या हो जाता है, जब एल्किल हैलाइड और एलिल हैलाइड को एरोमेटिक एल्केन में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे क्या होता है, वुड्स फिटिक हो जाता है। फिटिक क्या होता है, जब दो एरोमेटिक हैलाइड को आप डाइफेनिल में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे फिटिक रिएक्शन हो जाता है। तो सिंपल सा कह रहे हैं यहाँ पे वुड रिएक्शन ऑफ मेथिल आयोडाइड यील्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आल्सो यील्ड। तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा रिएक्शन जो है ना ऐसा यील्ड करेगा। सिंपल सी बात है, देखो ये वाला करेगा, इसमें C2H5Cl प्लस LiLH4 है, ये वाला करेगा। कि C2H5Cl प्लस Mg ड्राई रिप्रेजेंस में ये वाला करेगा। कि C2H5Cl और यहाँ पर C2H5O Na वाला ऐसा एल्ड करेगा। कि आपका CH3Cl Ag पाउडर के साथ सॉल्व करेंगे तो करेगा। अब 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, आपको यहाँ पे चूज करना है खुद से, आप कर लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि देखो हम लोग कहाँ तक, हम लोग 7 तक हम लोग कर चुके थे, यहाँ तक हो चुका था। 8 में कह रहा है कि द फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। फिनॉल इनमें से किससे कम एसिडिक होगा, क्या नाइट्रोफिनॉल से होगा, कि इथेनॉल से होगा, क्रिसॉल से होगा, कि बेंजिल अल्कोहल से होगा। अब ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद एलिफेटिक प्राइमरी अमीन इन कोल्ड गिव्स डाइजोनियम साल्ट, अल्कोहल, नाइट्राइट और अ डाई। बताना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज मोस्ट बेसिक, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये। जो एमाइंस जो चैप्टर है आपका उसका बेसिक है ये। पहला कह रहा है C6H5NH2 यानी कि एनिलीन। फिर कह रहा है कि C6H5 का होल ट्वाइस NH। फिर कह रहा है CH3NH2। फिर कह रहा है CH3 का होल ट्वाइस NH। इसमें भी फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके लिए। नेक्स्ट, द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ D प्लस ग्लूकोज आर नोन एज इनैंसोमर, एनोमर्स, ईपीमर्स और डाइस्टेरियोमर्स। अब देखो अगर आपको इनैंसोमर के बारे में, ईपीमर के बारे में, एनोमर के बारे में और डाइस्टेरियोमर के बारे में आपको अगर पता होगा तो आप आसानी से आप बता सकते हो कि कौन सा इसमें जो अल्फा बीटा जो D प्लस ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर हैं वो इनैंसोमर है कि एनोमर्स हैं कि ईपीमर्स हैं कि डाइस्टेरियोमर्स हैं, ये बता सकते हो। मैंने आपको यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो बनाया था। वो वीडियो बहुत लोगों ने देखा था, 200-300 लोग देख चुके उसको। तो वहां पे जाके देखो कि वो स्ट्रक्चर कैसा है। वहां पे हमने प्लस माइनस मीन्स डेक्स्ट्रो लीबो रोटेटर दोनों को हमने समझाया था। अब उसके बाद से इनैंसोमर, एनोमर्स और ईपीमर्स, डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे तो फिर ये हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन जो मैं बताऊं, मैं हिंट कर रहा हूं तो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो इस टाइम, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं बता दूं सोल्यूशन तो फिर ज्यादा, मैं निश्चित रूप से मैं जो सबसे टफ क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के हैं उसको मैं आज मैं जरूर सॉल्व कराऊंगा, लेकिन मैं बेसिक से क्वेश्चन चाहता हूँ कि आप लोग खुद से करो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। नेक्स्ट कह रहा है कि विच विच इज मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड। अब देखो कह रहा है बेसिक अमीनो, तो बेसिक अमीनो एसिड आपको 4 आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसमें हिस्टाडीन जो होता है वो बेसिक अमीनो एसिड होता है। लेकिन इसके साथ साथ मान लो एग्जाम में आपको हिस्टाडीन पूछ दिया, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है इसमें क्या क्या, अस्पार्टिक एसिड, हिस्टाडीन, विनाइल,
ल्यूसीन, ये सारे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसमें से हिस्टाडीन होता है, हमने मान लो बता दिया, लेकिन मान लो उसके बाद इसके बाद जब एग्जाम आए उसमें हिस्टाडीन की जगह पे कुछ और नाम दे दे तो आप दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, तो आपको 4 बेसिक अमीनो एसिड का आपको एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक से आपको याद कर लेने हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। लेकिन खास बात ये है कि हिस्टाडीन वाला एग्जाम्पल ये अक्सर पूछता है, बहुत सारे मैंने देखा है कंपटीशन में भी हिस्टाडीन वाली ही आता है कि कौन से इसमें से बेसिक अमीनो एसिड है, तो उसमें हिस्टाडीन वाला ऑप्शन पूछता है अक्सर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाना। नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स ड्यू टू लार्ज साइज, स्मॉल साइज, लो न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल साइज हाई न्यूक्लियर चार्ज और नॉन ऑब्जर्वेबल। स्मॉल साइज हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाना चाहिए, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, इधर आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो ये क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी स्टीज अगेंस्ट इट। अब कह रहा है कि इसमें कि आपको दिया है ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट सबसे ज्यादा मैंगनीज में होता है, क्या ये कि फिर V2 प्लस Cr+2 Mn+2 और Fe+2 में पैरामेट्रिक बिहेवियर किसका ज्यादा हो उसके क्रम में, फिर आयनिक का नेचर दिया हुआ है इसी के लिए, फिर उसके बाद से स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया है। तो कौन से इसमें सही आपको बताना है, आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वी यूज द फॉलोइंग की टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे एसेसन रीजन दिया हुआ है, आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सबके लिए 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि दोनों एसेसन रीजन सही है, और जो एसेसन है उसका जो रीजन है वो एसेसन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि हाँ बिल्कुल दोनों एसेसन रीजन सही है, लेकिन जो रीजन है वो एसेसन को सही से नहीं समझा रहा है। तीसरा ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि ठीक है आपके पास एसेसन जो है वो सही है, लेकिन जो रीजन दिया वो सही नहीं है। फिर जो चौथा ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि हाँ बिल्कुल एसेसन जो आपने बोला वो दोनों को दोनों एसेसन और रीजन दोनों को दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसमें स्टेटमेंट क्या हम देखते हैं। एसेसन कह रहा है कि अरोमेटिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और रीजन कह रहा है कि जो COH ग्रुप इज अ मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप। अब क्या है इसमें आंसर आपको ढूंढ के बताना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें एसेसन कह रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगो म्यूटर रोटेशन, मींस जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो म्यूटर रोटेशन करता है। अब सबसे पहले आपको ये टर्म पढ़ना होगा कि म्यूटर रोटेशन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटर रोटेशन। यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, थोड़ा देख लेना। रिड्यूसिंग शुगर अंडरगो म्यूटर रोटेशन। फिर इसका रीजन क्या दे रहा है कि ड्यूरिंग म्यूटर रोटेशन, जब म्यूटर रोटेशन होता है तो वन प्योर एनोमर इज कन्वर्टेड इनटू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ 2 एनोमर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि उसमें एसर्शन कह रहा है कि द कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर स्टेबल देन फिनॉल। ठीक है, और रीजन क्या दे रहा है कि फिनॉल आर अर्थो पैराडाइरेक्टिंग। चलो आपको जज करना है आंसर क्या होगा। एसर्शन जो 18 क्वेश्चन उसमें कह रहा है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन फॉर्म एजियोट्रॉप्स, और रीजन क्या कह रहा है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म बाय सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। कह रहा है कि जो लोग नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं आइडियल गैस से, वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। तो अब देख लेना शायद ये सही है, अब देख लो कौन सा सही है। फिर वेल सॉल्ट में क्या पूछा है, कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास 180 है इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, KF ऑफ वाटर इक्वल्स टू दिस मच। अब ये भी तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी नहीं इंटेक्स का क्वेश्चन है, मुझे याद है मैं कई बार कराया हूँ, तो उससे हो जाएगा क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन पूछा कि एक जिंक की रॉड है जिसको 0.1 मोलर सोल्यूशन का है, और उसमें द साल्ट इज 95% डिसोसिएटेड एट द डाइल्यूशन। इसमें जो साल्ट है ना, जिस साल्ट जो लगाया गया है इलेक्ट्रोड के रूप में, वो 95% डिसोसिएट हो जाता है अपने 298 केल्विन पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे। तो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, मतलब ई सेल निकालना है आपको। ठीक है, और ई नॉट की वैल्यू दिया हुआ है, Zn+2 से Zn बनने के लिए -0.76 वोल्ट दिया हुआ है, तो फाइंड कर सकते हो, वही नर्स इक्वेशन लगेगा, हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑक्सीडाइजिंग
action of potassium dichromate and write the ionic equation for its reaction with iron solution and hydrogen sulfide। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन बहुत बार पढ़ाया गया, लिख सकते हो। फिर कह रहा है वाई आर एल्किल हैलाइड इनसॉल्युबल इन वाटर। जो एल्किल हैलाइड है वो वाटर में क्यों इनसॉल्युबल होते हैं आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि राइट द इक्वेशन इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बाइलमिन रिएक्शन, भाई साहब कितनी बार पढ़ाया गया कार्बाइलमिन रिएक्शन, देखो पूछ दिया, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। दुनिया में जब जब पढ़ाया जाता है ये एमाइंस चैप्टर, तब तब एक ही रिएक्शन को इसमें से सबसे टफेस्ट माना जाता है। एक होता है गैब्रियल थैलामाइड, ठीक है, सिंथेसिस, जिसमें प्राइमरी अमीन बनता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहा जाता है कि कैलामीन रिएक्शंस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी कार्बाइलामीन रिएक्शंस क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये दोनों ही रिएक्शन पूछ दिया, कितनी लकी चीज है कि दोनों ही रिएक्शन यहाँ पे पूछ दिया। लेकिन आपको मैं बता दूं, पेपर इतना आसान नहीं पूछेगा कभी, अब तो नहीं पूछेगा इतना आसान। ये पेपर थोड़ा सा आसान था, बच्चे कर सकते हैं सब, लेकिन जो पढ़ा है उसके लिए आसान था। नेक्स्ट कह रहा है कि वाई व्हाट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, देखो सीधा सीधा बेसिक क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो सेक्शन ए सेक्शन बी हमने डिस्कस कर लिया। अब सेक्शन देखो यहां से इंपॉर्टेंस आता है, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, ये सब चीजें क्या है इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन, सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल इन ग्रीन विंटर ग्रीन मेथिल सैलिसिलेट को बोलते हैं विंटर ग्रीन, इन 99 ग्राम ऑफ बेंजीन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 80.31, ठीक है। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 80.10 डिग्री सेंटीग्रेड, केबी फॉर बेंजीन इज दिस मच। अब कह रहे हैं कि मीन्स आपको डिटरमाइन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ मीन्स एम की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो वही इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले फॉर्मूला से यूज करो, तुरंत आ जाएगा आंसर। अब देखो डिफाइन द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ चीजों को फॉलोइंग डिफाइन करना है। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। भाई साहब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। अब आसानी से इसको डिस्टिंग्विश सॉरी इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से क्या है बच्चों, उसके बाद से ये है, देखो जो मैं बोल रहा हूँ कि इसको तुम कर सकते हो, उसको सभी स्टूडेंट्स मेरी गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है कि ये लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये लोग एजोट्रॉप्स क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको तुरंत लर्न कर लेंगे और तुरंत कॉपी पे कहीं लिख लेंगे, क्यों, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। मैं 10 साल के पेपर्स को ऐसा डिस्कस करना चाहता हूँ जिससे कि आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाए पढ़ना। नेक्स्ट जो 27 नंबर का क्वेश्चन उसमें ये कह रहा है कि the electrical resistance of a column of 0.05 m molar cone solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is this much, calculate the resistivity, conductivity and molar conductivity। अब एक बात बताइए, आपने एक चीज पढ़ा है कि अगर मान लो आपको फाइंड करना हो रो यानी कि रेजिस्टिविटी, तो आपने पढ़ा है ना रो के लिए कि रो इज द रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर ए बाई एल। एक बात बताइए, आर की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ई की वैल्यू दिया हुआ है। अब एक चीज ध्यान देना, ई की वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और रो जो आर जो है, आर क्या होता है, सॉरी रो जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होता है। तो ओम के साथ मीटर ले रहा है, और हमारे पास जो एरिया दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, जो आर की वैल्यू दी है वो सेंटीमीटर दिया है। तो पहले हम क्या करें, रेडियस को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सिंपल। अब जब सेंटीमीटर से मीटर में अगर तुमने कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे कि रो इक्वल टू अगर आर ए बाई एल है तो आर की वैल्यू तो हम तो पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास मिला था, लेकिन ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे, आर की वैल्यू तो हम डायमीटर चूंकि डी इक्वल टू 2r इक्वल टू कितना दिया था, ये दिया था आपका 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.01 मीटर। तो 2r की वैल्यू, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.005 मीटर, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। तो आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और क्या कर देंगे, रो इक्वल टू आर, ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर,
और एल। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका ये आएगा लगभग रो की वैल्यू 0.87। ठीक है, 0.87 आएगा लगभग ये रो की वैल्यू। अब जब रो की वैल्यू तुम फाइंड कर ले तो रो यानी कि रेजिस्टिविटी, आपने एक आंसर ला दिया। अब जब आपने एक आंसर ला दिया तो उसके बाद रो के बाद क्या पूछा है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम किससे दिखाते हैं, कप्पा यानी कि के से दिखाते हैं। और कहते हैं कि रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा हो क्या होता है कंडक्टिविटी, यानी क्या लिखते हैं, के इक्वल्स टू 1/रो। रो कितना है, 1/0.87। 0.87 को क्या लिख दोगे, 9 अप्रोक्सीमेटली। अब 1/9 अगर आपको दिख रहा है यानी क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। 1/2 यानी कि 1/0.87 यानी कि 1/0.9 यानी कि 10/9, और 10/9 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1.11 आएगा। ठीक है, इतना ओम मीटर। तो आपने कंडक्टिविटी भी फाइंड कर लिया। अब इसी में थर्ड क्या पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपम। कैपम में क्या होता है, 1000 इंटू K/m। तो 1000 अपने हो लेके हो गया, आपके पास तो था ही। और की कप्पा की वैल्यू कितना है, 1.11। उसके बाद से एम की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था कितना, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था आपका, हाँ 0.05। तो बस 100, वेट 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 करिए आप लोग, यहाँ पे क्या था 0.05। अब इसको सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेंगे यहाँ से आसानी से और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने समझ लिया किस तरीके से आपको कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और क्या था, कंडक्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, और साथ ही साथ अभी एक और चीज़ था मोलर कंडक्टिविटी। इसको आप कैसे फाइंड करेंगे आपने सीख लिया कहीं ना कहीं, आसान है यार, कर लोगे। उसके बाद देखना, उसके बाद और कुछ क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 28 नंबर के क्वेश्चन में कि द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज वैल्यू ऑफ के इज दिस मच। मीन्स K1 की वैल्यू दे दिया, टेम्परेचर T1 दे दिया, और एक्टिवेशन एनर्जी EA भी दे दिया। एट व्हाट टेम्परेचर वुड की बी दिस मच, यानी K2 की वैल्यू भी दे दिया। अब एक बात बताइए कि आपको K1 K2 सब कुछ अगर आपको मिल जाता है तो आपके पास एक अरहेनियस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा कि log K2/K1 क्या था, log K2/K1 आपको शायद कहीं ना कहीं आपको याद होगा वो फॉर्मूला कि log K2/K1 के किस फॉर्मूले में था, इक्वल्स टू EA बाई इन ब्रैकेट 1/T2, सॉरी 1/T1 माइनस 1/T2। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, आसानी से चीजों को फाइंड कर सकते हो। इस फॉर्मूला पर रख दोगे, चूंकि आपके पास T1 की वैल्यू गिवन है, T2 की वैल्यू फाइंड करना है, और T2 ही बस एक अननोन क्वांटिटी है, तो फाइंड हो सकता है, आसानी से फाइंड कर सकते हो आप। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कंडीशन कंपाउंड एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो Fe6 4 प्लस CO C2O4 3 पे 3 पॉजिटिव एंड CO Fe6 पे 3 माइनस, इन सब के लिए मैग्नेटिक कैरेक्टर, और साथ ही साथ कि इसमें बॉन्डिंग का नेचर क्या होगा। तो बॉन्डिंग नेचर तो सबके साथ सबके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ये तो सबको पता है, लेकिन आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर इसमें बताना है। नेक्स्ट कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इसको देख लो, एस्टल्डिहाइड लिखा है, एस्टल्डिहाइड कीटोन, मेथिल टर्ट ब्यूटिल कीटोन, इसको SN1 सॉरी HCN से रिएक्शन कौन पहले करेगा उसके ऑर्डर में रखना है। दूसरे में कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास बेंजोइक एसिड है, 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड हो, और 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड है। इसमें इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखना है इसको। नीचे क्या है CH3 CH2 CH Br COH, उसके बाद से क्या है CH3 CH Br CH2 COH, उसके बाद CH3 CH CH COH। इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में इसको के ऑर्डर में इसको लिखना है। ठीक है, तो ये आपने समझा। अब देखो केस बेस्ड स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा हमको आपको समझाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कह रहा है कि
आपको एक केस दिया हुआ है, कह रहा है विद इन द 3D सीरीज मैंगनीज exhibit the oxidation state in aqueous solution from +2 to +7 ranging from manganese +2 to MnO4 minus, and likewise iron forms both Fe+2 aqueous and Fe+3 aqueous as well as the FeO4 2 minus। मीन्स आप इस पूरे कहानी को पढ़ लेंगे। ठीक है, कहानी को पढ़ने के बाद से आपको कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ गया है। कह रहा है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो भाऊ बता दे आपको कि जब Fe जो होता है ना, सॉरी मैंगनीज जो होता है MnO4 -2, इसको जब एसिडिक मीडियम में जब इसका हम क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या बनाता है, ये Mn+2 का फॉर्मेशन करता है। किस फॉर्म में, MnO2 के फॉर्म में। और साथ ही साथ आपको ये MnO4- पर मैग्नेट बनाता है। अब देखो यहाँ पे जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे कितना है +4, यहाँ पे कितना है +7। एक बात बताइए, +6 अगर +4 होता है यानी क्या हुआ, उसका रिडक्शन हुआ क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। और एक बार +6 फिर से +7 हो जाए यानी यहाँ पे इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे यानी क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। अब किसी भी रिएक्शन की एक ही स्पीसीज का एक बार रिडक्शन होना, एक बार ऑक्सीडेशन होना कहलाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी कि ये जो एग्जांपल हमने बताया ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। तो इस रिएक्शन को आप बुक से देख के आप लिख लोगे। नेक्स्ट जो है बच्चों वो हमें क्या जानने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसी किस पे स्टडी में पूछ रहा है कि वाई मैंगनीज थर्ड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन इजिली, कि मैंगनीज थर्ड जो है वो क्यों आसानी से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर जाता है। क्योंकि भाई साहब मैंगनीज जो है वो +7 तक वैलेंसी शो कर सकता है और नीचे लेवल्स पे भी वो वैलेंसी शो कर पा रहा है। यानी कि मैंगनीज के पास क्या है, वेरिएबल वैलेंसीज है। इसी कारण से वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, क्योंकि वो मैंगनीज +3 से अपनी वैलेंसी को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। कोई भी एक स्पीसीज अपनी वैलेंसी को एक स्टेबल जोन से अधिक कर पाए कम कर पाए, ठीक है, तो वो उसको उसको क्या बोलते हैं कि वो खुद को क्या कर लिया, डिस्प्रोपोर्शनेट कर लिया। तो मैंगनीज ऐसा कर सकता है क्योंकि पहली बात तो डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल वैकेंट है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी तो अपने ऑक्सीजन स्टेट को बढ़ा सकता है, बढ़ाएगा तो ऑक्सीडेशन, घटाएगा तो रिडक्शन, और दोनों ही कर सकता है चूंकि मैंगनीज। इसलिए ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वहां पे पूछा कि वाइट ट्रांजिशन मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन क्यों शो करते हैं, बिकॉज ऑल द ट्रांजिशन मेटल हैव डी ब्लॉक्स अवेलेबल, एंड ड्यू टू हैविंग डी ब्लॉक्स इलेक्ट्रॉन कैन be transit from one energy level to the other energy level, means from one subshell to the other d block subshell, and that's why it shows variable valencies. Now the next question is which metal first transition series exhibit +1 oxygen। हाँ, कि पहले ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा वो मेटल है जो कि सबसे अच्छे से सबसे स्टेबल के रूप में +1 ऑक्सीजन स्टेट को शो कर सकता है, तो वो कौन है, कॉपर है। क्योंकि कॉपर का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों वो कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है, 4s1 3d10। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये अनस्टेबल, ये तो फुल्ली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपना दे देगा तो यहाँ पे 3d10 यानी कि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए कॉपर को बहुत जल्दी होती है, क्योंकि कॉपर चाहता है कि अगर मैं अपने एस का एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो मेरे को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि मेरा डी में फुल्ली फिल्ड हो जाएगा और सामने वाला वैकेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपने एक टर्न को दे सकता है कौन, कॉपर। और जब एक टर्न को इजिली दे सकता है ये, तो स्टेबल है। अगर स्टेबल है यानी कॉपर कैन इजिली शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम ऑल द ट्रांजिशन सीरीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि नहीं, नेक्स्ट इसमें नहीं, नेक्स्ट में हम देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि a lead storage battery is the most important type of secondary cell having the anode lead anode and a grid of lead packed with PbO2 as cathode. A 38% solution of the sulfuric acid is used as an electrolyte। ठीक है, तो कह रहे हैं कि राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड व्हेन द बैटरी इज इन यूज्ड, लिख सकते हो। फिर विच how much electricity is termed in Faraday is required to carry out the reduction of 1 mole of PbO2। ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड बिफोर डिस्चार्ज।
अब कह रहे हैं डिस्चार्ज होने से पहले ये सल्फ्यूरिक एसिड की क्या मोलारिटी है, तो ये भी कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको भी आप कर सकते हो। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद हमारे पास थोड़े और क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि बेंजोइक एसिड को बेंजल डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर कह रहे हैं इथिल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है कि अगर आप पहले क्या बोला है बेंजोइक एसिड, तो ठीक है बेंजोइक एसिड क्या होता है, ये तो बेंजोइक एसिड है COH, SOCl2 के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये बेंजल डिहाइड में CHO में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल। तो ये तो कन्वर्जन आपने समझ लिया। ऐसी एथिल बेंजीन को बेंजोइक एसिड, एथिल बेंजीन बोले तो क्या हो जाएगा CS2 CS3 और यहाँ पे बेंजीन रिंग लग गया। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड में, यानी कि COH यहाँ पे ला देना है इसके साथ। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर से क्या है, फिर ये कह रहा है कि इथेनॉल टू सी है हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, तो यहाँ पे आप क्रॉस एंडोल एल्डोल रिएक्शन कराओगे। यहाँ पे इसका इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल को अगर आपको एल्डोल क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कराओगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया था वो कुछ ये था, रुको मैं पहले इसको इरेज कर दूं सारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब आपको केमिकल टेस्ट बताना है जिससे कि आप अंतर स्पष्ट कर पाओ। पहला कह रहा है कि क्या है, ब्यूटेनल एंड ब्यूटेन 2 ऑन टॉलरेंट रिएजेंट से कर देंगे। बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल, इसको देखना पड़ेगा कि इसको मे भी मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा थोड़ा सा इसको कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 35 में कि एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिकल सिल्वर सॉरी अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड बी। कह रहा है कि कोई कंपाउंड ए है जिसको हम क्या करते हैं, हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं थोड़ा सा हीट करके, तो हमें क्या मिलता है, कंपाउंड बी मिलता है। और बी को हम क्या करते हैं Br2 की वजह से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे सी मिलता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N हो जाता है। तो EBC का नाम और उसका काम बताइए, मतलब नाम और उसका फॉर्मूला बताइए और केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो सिंपल सी बात है कि जो ए है, ए वो क्या है, बेंजोइक एसिड है। इसमें हम अमोनिया डालते हैं NH3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बन जाएगा ओ, और यहाँ पे CONH2। ठीक है, नहीं यहाँ फिनॉल शायद होगा ये, क्योंकि COH, अच्छा नहीं नहीं सही है वेरी गुड सही है। यहाँ पे क्या होगा, COH से अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पे ये क्या बन गया हमारा बेंजीनामाइड, बेंजीनामाइड बन गया। ये क्या था, बेंजोइक एसिड, ये क्या है, बेंजीन अमाइड। और फिर इसको हमने क्या किया, इसको हमने फर्दर किससे रिएक्शन कराया है, हाँ Br2 और KO से। तो यहाँ से कराएंगे तो क्या बनेगा, ये एनिलीन बन जाएगा। बस ये CO यहाँ से गैप होगा, यहाँ पे NH2 लग जाएगा, एनिलीन बन गया। यानी कि आपने देखा कि यहाँ पे ए आपका ये हो गया बेंजोइक एसिड, बी क्या हो गया बेंजीनामाइड हो गया, और सी क्या हो गया आपका एनिलीन हो गया। तो सी हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया। इस तरीके से आपने 35 क्वेश्चन जो है ना
उसको भी आपने कर लिया। 35 का पार्ट ए आपने कर लिया। अब थोड़ा 35 का पार्ट बी को हम देख लेते हैं, एक बार लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चले, कह रहा है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड। भाई एम्फोटेरिक क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जब जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर ले वो एम्फोटेरिक है। तो अमीनो एसिड अगर एसिड बेस दूसरों से रिएक्शन कर लेते हैं तो वो एम्फोटेरिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम समझा सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन इसमें सी ऑप्शन में दिया है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यही पूछ रहा था कि किस टाइप की बॉन्डिंग होती है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जब वो स्टेबल होना चाहता है। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया, थोड़ा बहुत आंसर के बारे में हिंट हम भी हमने दिया है। तो आई होप ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। अगर रहेगा तो प्लीज़ आप चीज़ों को देखना कंटिन्यू रखेंगे और मोर से मोर पीपल्स को आप इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि हम लोग और एंथुसिज्म होके मीन्स और एक्साइटेड स्टेट में आके वीडियो अपलोड करें जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। हम लोग नेक्स्ट डे को मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ प्री बोर्ड के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय।